जी बेटा, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। कल के लेक्चर से कोई सवाल? हाँ जी बताएं। कौन सा नॉमिनल कैश फ्लोज में? नोट के नीचे दो दो चल ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं जी इसको। और तो किसी का कोई सवाल नहीं? हाँ बताएं। डिस्काउंट रेट किस लिए होता था? डिस्काउंट रेट जो पहले इन्फ्लेशन का लेते थे, हाँ, वो मैं समझ रहा था शायद कि इन्फ्लेशन की वजह से, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से। तो ये दो अलग चीज़ है, इन्फ्लेशन अलग है। दोनों फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट होते हैं। उस दिन मैंने बात की थी तो मैंने प्राइमरीली जो इसका कॉन्सेप्ट है वो किसके साथ बेटा अटैच्ड है कि सिंस कैश या कैपिटल जो कि आप अपने बिजनेस में लगाने लगे हो, दैट इज अ रिसोर्स। कैपिटल एक रिसोर्स होता है और हर रिसोर्स की क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई यही अगर कैपिटल मैं इस प्रोजेक्ट में ना लगाता तो आई कुड हैव इन्वेस्टेड दिस कैश समवेयर एल्स एंड आई कुड हैव अर्न द रिटर्न आउट ऑफ इट। कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रिटर्न हासिल कर सकता था। और यस बिल्कुल ऐसा ही है। आज से 1 साल बाद अगर देखोगे तो पैसे की परचेजिंग पावर भी कम हो जाती है। मैंने वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे बात की थी, इग्नोरिंग ऑल अदर आइटम्स। सबसे मेन जो सबसे प्राइमरी एलिमेंट होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है एंड यस परचेजिंग पावर एज वेल। लेकिन वो परचेजिंग पावर को थोड़ा आगे चल के डिस्कस किया जाता है जब हम इन्फ्लेशन को प्रॉपरली डिस्कस करते हैं इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लोज भी, इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट रेट भी। और डेफिनेट सी बात है फिर हम इसको इनकॉर्पोरेट भी करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल डिस्काउंट रेट। यानी कि ऐसा रेट, यानी कि जो हमने पहली टाइम वैल्यू ऑफ मनी की डेमोन्स्ट्रेशन में आई कहा था, उसके अंदर जब इन्फ्लेशन भी इनकॉर्पोरेट हो जाए तो डेफिनेटली वो फिर क्या बन जाता है? नॉमिनल। तो उसके अंदर दोनों फैक्टर्स आ गए, इंटरेस्ट वाला, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला भी और इन्फ्लेशन वाला भी, दोनों आ गए फैक्टर्स। लेकिन पहले उसको एक्चुअली समझना चाहिए कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी है क्या। वक्त के साथ साथ पैसे की वक़्त गिर जाती है चलो कोई नहीं, इससे एक फर्क पड़ता है। अच्छा चलें फिर आगे चलें, वो कर लेते हैं इकट्ठा ही। मैं जरा रिवाइज करता हूँ ना आपके साथ, फिर डिस्कस कर लेते हैं। कोई और किसी का सवाल हो? ऑब्सोलीट? अच्छा एब्सोल्यूट, हाँ चलें वो इन्फ्लेशन को अभी मैं करता हूँ ना, क्योंकि आज हम इंशाल्लाह इसकी पहले सवाल में थ्रू एप्लीकेशन देखेंगे कि आज एक कह लो कि एक स्ट्रक्चर वाला एक क्वेश्चन आज हम करेंगे इन द बिगिनिंग, तो इसमें वो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भी आ जाएगा। चलें फिर यूँ करते हैं कि कल के लेक्चर में हमने सर क्या डिस्कस किया था? नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है उसके ऊपर हमने अपनी डिस्कशन को स्टार्ट किया था। हमने सबसे पहले स्टेप्स आइडेंटिफाई किए थे नेट प्रेजेंट वैल्यू के, और फिर उसके बाद हमने देखा था कि चंद एक सवालों के ज़रिए से उसकी एप्लीकेशन देखी थी। छोटे छोटे से सवाल थे। और उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की थी कि जो हमारे ऑपरेशनल कैश फ्लोज होते हैं उसकी टाइमिंग क्या होती है जी? ऐसे ही है कि स्टार्ट ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर। हमने कहा था कि बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल अजम्पशन ये होती है कैश फ्लोज एंड ऑफ द ईयर के होते हैं। और फिर इसी तरह कैपिटल कॉस्ट में की मद में हमने प्लेसमेंट ऑफ द कैश फ्लोज की बात की थी। और फिर हमने एंड पे जब क्लोज किया था लेक्चर तो उसमें हमने जो रूल्स ऑफ इन्फ्लेशन है उसके ऊपर बात की थी। हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया था जिसमें जनरल या सिंगल इन्फ्लेशन रेट, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स, और इसके अलावा मनी या नॉमिनल कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट। इसी तरह मनी या नॉमिनल और इसके अलावा रियल यानी कि रियल टर्म्स में कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट, नॉमिनल टर्म्स में कैश फ्लोज और डिस्काउंट रेट। एंड हैविंग डिस्कस्ड दैट फिर हमने कुछ रूल्स की बात की थी, और रूल्स ये थे कि बेटा नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट किया जाएगा, रियल को रियल कैश फ्लो से डिस्काउंट किया जाएगा, वाइस वर्सा नहीं करेंगे, रिवर्स नहीं करेंगे। और फिर हमने ये उसूल बांधा था कि सर आपके लेवल पे आपने किस अप्रोच को लेके चलना है, नॉमिनल कैश फ्लोज और नॉमिनल डिस्काउंट, यानी कि आप छोड़ ही दें रियल वाला चक्कर, होता है बिल्कुल लेकिन आप छोड़ दें। तो जब ये डिस्कस हो गया कि सारी चीज़ें क्या लेके चलनी है, नॉमिनल, तो सवाल पैदा होता है कि अगर डिस्काउंट रेट नॉमिनल बनाना पड़ जाता तो कैसे बनाएंगे, कैश फ्लोज नॉमिनल बनाने पड़ जाते तो कैसे बनाएंगे। तो फिर उस पर हमने डिस्कशन की थी कि बेटा डिस्काउंट रेट की सबसे पहले बात करते हैं। अगर तो डिस्काउंट रेट पे खामोशी है, क्या एज्यूम करें, वो नॉमिनल है, आपको छेड़ाछाड़ी करने की ज़रूरत ही नहीं। और अगर डिस्काउंट रेट वो मुंह से कह देता है कि ये रियल डिस्काउंट रेट है या करंट प्राइस टर्म्स में डिस्काउंट रेट है, तो डोंट वरी, आपको साथ वो एक जर्नल इन्फ्लेशन रेट देगा। ये वर्ड यूज़ होता है स्पेसिफिकली, और वो इसी मकसद के लिए है कि आप उस रियल डिस्काउंट रेट को क्या बनाएं, नॉमिनल, यूजिंग व्हाट इक्वेशन, फिशर इक्वेशन। इस पर तो कोई इशू नहीं। फिर हमने बात की कि आए आप कैश फ्लोज की बात करते हैं कि इसको भी तो क्या बनाना है,
नॉमिनल। तो इसमें हमने कहा था कि सर नॉमिनल कैश फ्लोज बनाने के लिए एक चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि अगर तो सवाल में एक ही इन्फ्लेशन रेट है तो वो बिला तफरीक हर कैश फ्लो को इफेक्ट करेगी, ठीक। और दूसरी सिचुएशन, अगर सवाल में हमें इंडिकेशन मिल रही है कि मैं कहता हूं इवन दो कैश फ्लोज के लिए भी, दो कैटेगरीज ऑफ कैश फ्लोज के लिए भी वो अलग-अलग इन्फ्लेशन रेट दे रहा है, तो ये भी एक इनफ इंडिकेशन है कि वो सवाल में स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स के साथ चलना चाह रहा है। तो अगर सवाल में स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स हैं तो बेटा फिर हर कैश फ्लो का अपना अपना स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट ढूंढें और उस कैश फ्लो को उस इन्फ्लेशन रेट से इन्फ्लेट करें, ठीक हो गया। और अगर कोई किसी कैश फ्लो का नहीं मिल रहा, हमने उसको छोड़ देना है, ये अज्यूम करते हुए कि ये क्या है, नॉमिनल। और मैंने साथ ही ये पॉइंट भी मेंशन किया हुआ है कि इस सूरत में आपको हो सकता है कि रियल डिस्काउंट रेट दे नीचे और साथ ना एक यही जनरल इन्फ्लेशन रेट दे। वो किस मकसद के लिए होगा, इस रियल डिस्काउंट रेट को नॉमिनल बनाने के लिए। इसको आपने किसी ऐसे कैश फ्लो को इन्फ्लेट नहीं कर देना इस रेट से, किसी ऐसे कैश फ्लो को पकड़ के कि जिसका कहीं स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। ये थी हमारी डिस्कशन। उसमें जैसे इन्होंने सवाल किया है कि ये जो एब्सोल्यूट है ये क्या है, ये सिर्फ ये चीज़ बताई हुई है कि डिस्पोजल प्रोसीड्स आपको बेटा सवाल में किस किस तरह से वो दे सकता है। एक तो अंदाज बड़ा कॉमन है कि आपको एज परसेंटेज ऑफ कैपिटल कॉस्ट दे दे, जैसे मैंने कल मिसाल दी थी कि 3 मिलियन आपकी कैपिटल कॉस्ट है और जो डिस्पोजल वैल्यू है वो 30% है, 20% है, 10% है। फिर मुँह से कह दे सर करंट प्राइस टर्म्स में डिस्पोजल प्रोसीड्स 1 लाख होंगी एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। ये एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं है कि जी 1 लाख, मतलब रुपी टर्म्स में बात कर दे, आपको परसेंटेज टर्म्स में ज़हमत ही ना दे। और ये भी कह सकता है नॉमिनल टर्म्स में, यानी मनी टर्म्स में बता दे, इन्फ्लेशन इनकॉर्पोरेट करके बता दे कि जी 1,50,000 डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं एट द एंड ऑफ प्रोजेक्ट। ये सिर्फ वो वाली बात की गई है। एब्सोल्यूट टर्म्स से मुराद क्या है, रुपी टर्म्स में, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो 2 पॉइंट थे ये बेटा मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है कि डू नॉट इन्फ्लेट अ कैश फ्लो फॉर विच स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट इज़ नॉट गिवन। ये जो मैं अभी बात कर रहा था ना कि जिसकी जब स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स हो जाएंगे तो उसके अंदर अगर कोई बेटा कैश फ्लो है जिसका स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट है ही नहीं, छोड़ दें, उसको कुछ इन्फ्लेट नहीं करना, करने की ज़रूरत नहीं है। क्या अज्यूम करना है कि वो क्या है, नॉमिनल है। और नीचे वाला पॉइंट क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स क्वेश्चन माइट ऑल्सो प्रोवाइड द जनरल इन्फ्लेशन रेट। ये बेटा किस लिए होगा कि वो जो अगर रियल डिस्काउंट रेट, अगर वो भी अगर वाली बात है, आपके लेवल पे अभी तक उसने डिस्काउंट रेट रियल कभी भी नहीं दिया, ठीक है। तो अगर रियल डिस्काउंट रेट देता है और साथ एक जनरल इन्फ्लेशन रेट देता है, उसका मकसद सिर्फ ये है कि इस रियल डिस्काउंट रेट को क्या बनाओ, नॉमिनल, और इसका कोई मकसद नहीं, ठीक है जी, क्लियर है। चले आए यूँ करते हैं कि अब इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। अच्छा, फिर एक और भी चीज़ थी आखिरी, एक स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स, यानी कि कह लो कि ये है तो जनरल इन्फ्लेशन रेट, यानी कि एक ही रेट मिलेगा, लेकिन ये बड़ा स्पेसिफिक कैटेगरी का एक जनरल इन्फ्लेशन रेट है कि जिसके बारे में वो कहेगा कि यार फॉर एग्जांपल 5% इन्फ्लेशन है, लेकिन ये सिर्फ किस पे लग रहे हैं, रेवेन्यूज पे एंड कॉस्ट्स पे। इन अदर वर्ड्स ये सिर्फ ऑपरेशनल आइटम्स पे लगेंगे, यानी कि रेवेन्यू से मुराद मेन स्ट्रीम रेवेन्यूज, कॉस्ट से मुराद वेरिएबल एंड फिक्स कॉस्ट्स, ठीक है। और आपको पता है कि कॉस्ट में क्या क्या आइटम शामिल होती हैं, इट इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर यू। तो मैंने कहा था कि डिस्पोजल प्रोसीड्स बेटा आपका मेन स्ट्रीम रेवेन्यू नहीं होता, जहन में रखें, तो उस पर नहीं लगेगा क्योंकि रेवेन्यूज पे लगना है सिर्फ। इसी तरह से अभी आगे चल के बात करेंगे, अभी आपके लिए ये चीज़ थोड़ी प्री मैच्योर है, वर्किंग कैपिटल के भी कैश फ्लोज आएंगे, ठीक है, अभी बात करनी है इस पर। तो वो कैश फ्लोज हैं, वो कैपिटल इंजेक्शन है, दैट इज़ नॉट अ कॉस्ट। हल्की से तो आपको बात पता ही है ना शायद वर्किंग कैपिटल के बारे में कि ये क्या है, ऐसा पैसा जो कि आपको चाहिए अपने डे टू डे ऑपरेशंस रन करने में, पैसा चाहिए, कॉस्ट नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये वो बात आखिरी इसने यहाँ पे मेंशन की हुई है। बेटा वही वाली बात है कि ये हमने सवाल से गाइडेंस लेनी है। जब हम सवाल करेंगे ना तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि देखें यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स हैं, डिस्पोजल वैल्यू के बारे में खामोश है, उसने कहा है ये डिस्पोजल वैल्यू है, तो हम क्या अज्यूम करें, नॉमिनल, कोई कुछ बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मुंह से कह रहा है सर ये डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं और ये रियल हैं, तो फिर आपको बेटा स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट देगा। वो ज़्यादती होगी अगर वो कोई प्लस माइनस वाली हरकतें करेगा, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है। एक बिल्कुल जो रीसेंट अटैम्प्ट का पास पेपर है उससे मुझे थोड़ा सा ज़रा कह लें कि मजबूरी के तहत काम करना पड़ेगा, लेकिन अगेन वो एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें कह लें कि लिमिटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन है, उसको कैसे हैंडल करेंगे जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तब बात करेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली जो हमारा जो बिल्कुल लेटेस्ट अटैम्प्ट के पास पेपर्स हैं वो इस चैप्टर के आखिरी क्लासेस जो है उसमें जाकर डिस्कस हो रहा होगा,
तब तक आप लोग वैसे ही माशाल्लाह बड़े मेच्योर हो गए होंगे इस चैप्टर के बारे में। अभी तो बेसिक से शुरू करें ना, क्योंकि जब ज़ाहिर एप्लीकेशन आती है तो फिर ज़रा बातें मज़ीद क्लियर होती हैं। आए सर क्वेश्चन बैंक में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, पेज नंबर 23 है, क्वेश्चन 14 पढ़े ज़रा इसको खुद। जी बच्चे पढ़ लिए? चले, क्या फरमा रहा है? रिक्वायरमेंट पहले, पुराना उसूल, सवाल शुरू ही कहाँ से करना ताकि आपकी समथ डिफाइन हो जाए कि आपने किस तरफ मूव करना है। सर कहता है कैलकुलेट एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। अगेन को फैसला नहीं करवाया, लेकिन एनपीवी के बेस पे फैसला हम सर बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। तो क्या फरमा रहा है? कह रहा है कि जो कंपनी है वो कंसिडर कर रही है कि हमें इन्वेस्ट करें किसी आइटम ऑफ इक्विपमेंट में जो कि 1.5 लाख का है और ये एक प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल होगा। सेल प्राइस एट टुडेज प्राइसेस। क्या मतलब? ये रियल टर्म्स में जी आज की डेट पे अगर प्राइसेस देखें तो कितने का ये प्रोडक्ट बन के बिकेगा फ्यूचर में? 10-10 रुपए के हिसाब से। और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑल कैश कॉस्ट्स वुड बी ₹6। ये ऑल कैश कॉस्ट क्यों फरमा रहा है? क्योंकि हम रेलेवेंट कॉस्टिंग बेटा किस बेस पे करते हैं? कैश फ्लोज होते हैं। क्योंकि ये तो हम जानते हैं कॉस्ट एक्रूअल बेसिस पे डिफरेंट हो सकती हैं और कैश बेसिस पे डिफरेंट। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब हम इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का सवाल करते हैं ना, अगर ये ना भी मेंशन करें तो बाय डिफ़ॉल्ट यही अजम्पशन ली जाती है कि सारे कैश फ्लोज ही हैं। वो स्पेसिफिकली कहीं ऐसा मेंशन ना भी करे तो आपको परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं। बहरहाल फिर कहता है कि होराइजन इन्वेस्टमेंट का कितना है, या प्रोजेक्ट का 4 साल है, 4 सालों में यूनिट्स कितने बिकेंगे दे रहा है। फिर कहता है कि टुडेज प्राइसेस पे इक्विपमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि चौथे साल के एंड पे कितने का बिकेगा? 10,000 का। और एट टुडेज प्राइसेस मतलब ये उसने क्या दे दिया? रियल डिस्पोजल प्रोसीड्स और एब्सोल्यूट टर्म्स में दी हैं। ऐसे ही है ना? फिर क्या कहता है? कहता है कि एडिशनल फिक्स्ड कैश ओवरहेड्स ऑफ ₹50,000 ईच ईयर एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एट टुडेज प्राइस लेवल। हाँ रियल है, बिल्कुल है, वो साथ साथ मेंशन करता चला गया। तो ये अंदाज होते हैं टुडेज प्राइस लेवल्स, करंट प्राइस लेवल्स इन रियल टर्म्स, ठीक है। और साथ क्या कह रहा है? एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स। क्योंकि कौन से फिक्स्ड ओवरहेड्स बेटा रेलेवेंट होते हैं? इंक्रीमेंटल, एडिशनल। अगर यहाँ पे एलोकेटेड या एब्जॉर्ब्ड होते हैं मैंने उसको इग्नोर कर देना था। अच्छा चलें, फिर कहता है कि ये देखो एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम कि प्राइसेस और कॉस्ट इन्फ्लेशन की वजह से कैसे कैसे इफेक्ट होंगी। ऐसे ये देखो, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, इक्विपमेंट डिस्पोजल वैल्यू, ये स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स की सिचुएशन है, ठीक है। हर एक को अपने अपने इन्फ्लेशन रेट से इन्फ्लेट किया जाएगा। और सर ये जो एंड पे है ना, मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कल भी बात हुई थी आपके लेवल पे, अभी यही ध्यान में रखें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज योर डिस्काउंट रेट।
पूरा चैप्टर इस पे है, हमने डिस्कस करना है। सो इन अदर वर्ड्स ये पहले ही क्या है बेटा, मनी या नॉमिनल डिस्काउंट रेट कितना है, 12% का एनपीवी निकालनी है। सो सर पहले तो जहन में क्या आना चाहिए, ठीक है इन्वेस्टमेंट होराइजन 4 साल का है। फिर दूसरी बात ये कि सर हमने अब क्या तय कर लिया, इन्फ्लेशन का मामला आ गया, क्या अप्रोच यूज करेंगे, नॉमिनल कैश फ्लोज, नॉमिनल डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट पहले ही नॉमिनल है, कैश फ्लोज को क्या बनाना पड़ेगा, नॉमिनल। और कैश फ्लोज अभी सारे करंट प्राइस टर्म्स पे स्टेटेड है। चलें आइए जी शुरू करते हैं। होराइजन हमारा 4 साल है, सो वी विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 0 जो कि आज को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ये एक पहला सवाल है जिसमें हम नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज डेवलप कर रहे होंगे। आपको गाइडेंस ये दे रहा हूँ कि बेटा कोशिश करें कि अगर सवाल यूनिट्स अवेलेबल होते हैं सवाल के अंदर, डिमांड या यूनिट्स जो कि आपने हर साल बना के बेचने हैं, तो बेहतर है कि यूनिट्स की एक लाइन आइटम बना ली जाए। उसके बाद जहाँ तक काम पर यूनिट एक्सप्रेस हो सकता है पर यूनिट करें, ताकि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकें, उसको फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन निकाल लो। क्योंकि आगे अभी तो ये बेसिक सवाल हैं, आगे जाके वो पता क्या कहेगा, ऐसे भी वो कह सकता है कि बेटा पहले साल में यूनिट्स इतने हैं एंड दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज एट द रेट ऑफ दिस, यूनिट्स अलग इंक्रीज हो रहे होंगे। फिर फॉर एग्जाम्पल सेल प्राइसेस का इन्फ्लेशन रेट अलहदा होगा, वेरिएबल कॉस्ट का अलहदा होगा। सो बेहतर है, गलती के चांसेस भी कम हो जाते हैं, फॉर्मेट भी स्ट्रीमलाइंड हो सकता है। लेकिन अगेन कोई बंदिश नहीं है, आप अगर चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं जैसे फॉर्मेट गिवन है, सेल रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज़ कर दो। लेकिन ये फिर जहन में रखना, तुम्हें वॉल्यूम का भी इंपैक्ट उसमें लेना पड़ेगा, तुम्हें इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट लेना पड़ेगा। तो बहरहाल जब यूनिट्स दे दिए जाएँ तो कोशिश किया करें कि हम यूनिट से शुरू कर लें। तो मैं भी वैसे ही करने लगा हूँ, उसने यूनिट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। लेट अस स्टार्ट विद दिस लाइन आइटम, क्योंकि पहला सेक्शन बेटा कौन सा होता है आपके इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, ऑपरेशनल कैश फ्लोज की कैलकुलेशन। तो यूनिट्स क्या यूनिट्स प्रोवाइड कर रहा है मुझे, 20,000, 40, 60 और 20। इसके नीचे लाइन लगा दें और आई हैव कॉल्ड इट ए। जी लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रुपी टर्म्स में जो लाइन आइटम है। जी सर रुपीज़ में ये एक्सप्रेस होगी, लेकिन चूंकि इट इज़ गोइंग टू बी सब्जेक्टेड विद द इन्फ्लेशन। क्या रेट है सर इसके इन्फ्लेशन का, 5%। तरीकेकार क्या है कि आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो, ये देखो एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इनफ है। ठीक, तो जब पहले साल में आपने प्राइस प्लेस करनी है तो इन्फ्लेट करके प्लेस कीजिएगा, क्योंकि जाहिर है पहला कैश फ्लो साल के एंड में, तो एक साल से इट शुड बी इन्फ्लेटेड। तो सर आपकी रियल प्राइस टर्म्स में क्या कीमत है जी, कितने कीमत का प्रोडक्ट बना के बेचोगे, 10 रुपये, तो 10 ज़रब 1.05 करो, 10.5। ठीक है, अब तरीकेकार क्या है, अगेन इसको मल्टीप्लाई कर दे 1.05, ये ऐसे ही चलना है। ठीक है, कैलकुलेटर पे वैल्यू पहले ही आई होगी, दोबारा मल्टीप्लाई बाय 1.05, 11.025। अगेन इसके साथ यही शेयर करें, 11.576, 12.155। ठीक है जी, इसमें कोई मसला तो नहीं किसी को। चलें, इसी तरह से जब ये चीज़ पर यूनिट है, अब वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट ले लेंगे रुपी टर्म्स में। जी वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर क्या इन्फ्लेशन रेट है, 8%, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। आज की प्राइस की टर्म्स में वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपये है, तो ज़रा 6 को इन्फ्लेट करो 8% से, 6 इंटू 1.08, 6.48। अगेन इसको इन्फ्लेट करें 1.08, नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके। और कोई चीज़ तो हमें नज़र नहीं आ रही जो पर यूनिट टर्म्स में एक्सप्रेस होती है, ताकि हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल सकें। ठीक है ना, और कोई चीज़ नहीं है। लेट्स क्लोज इट आउट, इसको क्लोज करते हैं और क्या कैलकुलेट करते हैं सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये भी रुपी टर्म्स में है। जी सर इसको बी बोल देते हैं। बताएं सर, जीरो पे तो वैसे ही कोई ऑपरेशनल आइटम नहीं होती, क्योंकि हमने क्या बात की है बेटा, ऑपरेशनल कैश फ्लोज ठीक है फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन ईयर 1 ही है, लेकिन कैश फ्लोज बाय डिफॉल्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर होते हैं। जी बताएं वैल्यूज, नेक्स्ट नेक्स्ट, नेक्स्ट,
3.9 ओके, यहाँ तक ओके। नेक्स्ट स्टेप शुड बी कि कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लिया जाए इन रुपी टर्म्स। सो व्हाट सजेस्टेड, सर कंट्रीब्यूशन लिखें यहाँ पे और रुपीज़ में एंड कॉल इट ए इंटू बी, यूनिट्स इंटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मल्टीप्लाई करते जाए और मुझे वैल्यूज बताते जाए। 80,400। नेक्स्ट, वन 61120। नेक्स्ट, 2480। नेक्स्ट, 79900 जी। वेरीफाई कर लें वैल्यूज, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू? अभी हम ऑपरेशनल कैश फ्लोज बना रहे हैं। अब पहले पर यूनिट का एनालिसिस कर लिया, उसमें कोई चीज़ नहीं थी, कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। अब आगे बढ़ते हैं, फिक्स चीज़ों की तरफ आते हैं। फिक्स कॉस्ट मेरा ख्याल है एक ही नज़र आ रही है हमें, ऐसे ही है। तो सर लेस करें उसको, लेस एडिशनल फिक्स्ड कॉस्ट, इंक्रीमेंटल बोल दो, जो भी है। सर इसके साथ भी इन्फ्लेशन अटैच्ड है? बिल्कुल अटैच्ड है। कितनी है? एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। जी सर। और रियल प्राइस टर्म्स में कितनी? 50,000। तो 50,000 इंटू 1.08, 54,000। चलें जी, करते जाएं इसको इन्फ्लेट। 58,000। नेक्स्ट, 986 कर लें इसको। 60। चलें बस, ठीक है जी। और कोई आइटम जो कि ऑपरेशनल लेवल की है, या यूँ समझ लो जहन में रखने के लिए कि जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए तो माइनस करते हो, ठीक है। अभी हम बात करेंगे किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो कि हमें डिफरेंशिएट करती है ऑपरेशनल कैश फ्लो से और प्रॉफिट से। अभी हम अगला वही स्टेप है। तो और तो कोई आइटम नहीं है जो ऑपरेशनल लेवल की है। तो सर इसको भी क्लोज कर दें ताकि क्या कैलकुलेट हो सके? नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज। जी सर बताएं वैल्यूज। 26,400, 102, 800, 178,094, 11876। ठीक है जी, वैल्यूज ठीक है। ले सर, और कोई ऑपरेशनल आइटम की चीज़ नहीं थी, ऑपरेशनल कैश फ्लोज फाइनलाइज हो गए। अगला सेक्शन बेटा कौन सा होता है? कैपिटल का। जी सर, तो क्या वैल्यूज ली जाएं? कैपिटल कॉस्ट और डिस्पोजल वैल्यू। लें सर, यहाँ पे मेंशन करते हैं कैपिटल कॉस्ट स्लैश इसी लाइन आइटम में डिस्पोजल वैल्यू एंड पे जाके आ जाएगी। तो सर कैपिटल कॉस्ट कितनी है आपकी जो आज इन्वेस्ट करेंगे? 1,50,000 आउटफ्लो दिखाएं और प्रोजेक्ट कब एंड हो रहा है? 4 साल। 4 साल के बाद यहाँ पे कैश फ्लो कौन सा होगा? डिस्पोजल प्रोसीड्स का। लेकिन 4 सालों की इन्फ्लेशन के साथ रियल टर्म्स में कितनी डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं? 10,000। डिस्पोजल प्रोसीड्स पे इन्फ्लेशन रेट क्या है? 6%। तो बेशक यहाँ पे ब्रैकेट में उसको बता दो कि 10,000 तो कितने सालों से बेटा इन्फ्लेट करोगे? 4 साल। 6% बताया तुमने, तो इंटू 1.06 रेज़ पावर 4, 12,625 कर लें। ठीक है जी, चलें इसको क्लोज कर दें। एंड लेट्स नाउ कैलकुलेट फाइनल नेट कैश फ्लोज एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट, के जब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज़ीरो में क्या कैश फ्लो है, पहले में क्या है, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो एज सच इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज़ नहीं है। इसको स्ट्रेट अवे नीचे कैरी डाउन कर लेते हैं। ये बताएं 4,501। यहाँ तक कोई इशू, कोई डिसएग्रीमेंट, वैल्यूज़ में कोई मसला हो? ठीक है जी, चलें। और आखिरी स्टेप, नेट कैश फ्लोज कैलकुलेट हो गए। अब सबको महमूद याज बना दें, टी नॉट पे ले आएँ, एक साफ में खड़ा कर दें ताकि इनको क्या किया जाए? ऐड माइनस कर दिया जाए और एनपीवी निकाल ली जाए। तो सर आखिरी पॉइंट जिसका एक नंबर है, डिस्काउंटिंग। क्या सर डिस्काउंट फैक्टर है?
चूंकि कैश फ्लोज क्या बना लिए मैंने, नॉमिनल, डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल होना चाहिए, गिवन है कितना 12%। सर जीरो का डिस्काउंट फैक्टर क्या होता है 1, बाकियों के लिए टेबल से रुजू करें, खोल लें टेबल, 12% पहला साल क्या फैक्टर होगा 0.89, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ओके चलें जी। तो तरीक़ेकार है, आप इसको कोई नाम दे दें, सी इसको कह दें, डी इसको कह दें, तो सर सी इंटू डी विल गिव यू व्हाट, प्रेजेंट वैल्यूज़ ऑफ ऑल द कैश फ्लोज, और यहाँ पे हम इसको प्लेस कर लेंगे 1.5 लाख, वैसे ही कैरी डाउन हो गया जी। ओके 81,932, 126,803, सॉरी 15,583 लें सर। ये सारी वैल्यूज़ अब टी नॉट पे एक्सप्रेस हो गई हुई हैं, इन सब को आपस में एडजस्ट कर लें और मुझे बताएं ज़रा कि इस प्रोजेक्ट की नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है। है 97,890, वेरीफाई कर ले जी। बेटा जो उसने आखिरी ग्रेड में दिया हुआ है कि डिस्पोजल प्रोसीड्स पे जो रेट है इन्फ्लेशन का वो क्या है, आखिरी ग्रेड देखें, उसकी आखिरी लाइन आइटम देखें 6%, तो डिस्पोजल प्रोसीड्स ये 6% से इन्फ्लेट होगी। तो चूंकि ये सिनेरियो बेटा कौन सा है, स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट्स का, ढूंढें हर एक कैश फ्लो ने किस स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट से इन्फ्लेट होना है, मैंने वही किया है और हर एक को उसके अपने जो रेलेवेंट इन्फ्लेशन रेट है उससे इन्फ्लेट किया। सो नॉमिनल कैश फ्लोज, नॉमिनल डिस्काउंट रेट, कंक्लूड भी करें आधा या 1 मार्क इसका है, सिंस एनपीवी इज पॉजिटिव इट इज़ फिजिबल टू इन्वेस्ट इन दिस प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट की बजाय चूंकि ये क्या कह रहा है कि मैंने इक्विपमेंट परचेज करना है, सो इट इज़ फिजिबल टू परचेज दिस इक्विपमेंट। उसी ज़बान में कंक्लूड किया जाता है जो सवाल में वर्ड्स या फ्रेज यूज़ की जाती है। जी सर बेहतर हो गया, चले आगे चलें। तो क्वेश्चन नंबर 15 बेटा ये आपकी होम असाइनमेंट है, बिल्कुल इसी तरह से मिलता जुलता है, जस्ट टू गेट इनटू द फ्लो ऑफ सच क्वेश्चंस। इसमें भी और कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, इन्फ्लेशन को ही रखा है, और चीज़ें इसमें आपको नहीं मिलेंगी। सिर्फ एक दफ़ा इसको अगर बावाज़े बुलंद पढ़ दें ज़रा, कैसे, हाँ जल्दी से पढ़ दो उसको। तो सर आज इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो मशीन में 2 लाख की, क्या कहता है आज की कीमत पे एनुअल कैश फ्लोज, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज खुद दे रहा है, कहता है रेवेन्यू 2-2 लाख है, यहाँ पे अब यूनिट्स तुम्हें नजर नहीं आ रहे। मैंने क्या बात की थी शुरू में, आपको डाटा बताएगा कि किस तरह से इस सवाल को लेके चलना है। अब सवाल में यूनिट्स ही कोई नहीं है, तो सर मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ये देखो रेवेन्यूज उसने यहाँ पे दे दी हैं 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख, लेकिन ये रेवेन्यूज किस टर्म्स में है, आज की कीमत के हिसाब से।
ठीक है। अब चलो अभी इन्फ्लेशन रेट्स देखते हैं ना। इसी तरह से रनिंग कॉस्ट से क्या मुराद है, इसको मशीन को ऑपरेट करने की रनिंग कॉस्ट होंगी, वो खर्चे हैं, ये भी क्या है रियल टर्म्स में, आज की प्राइस की टर्म्स में। अच्छा, रेवेन्यूज किस हिसाब से इन्फ्लेट होंगे, 7%। फिर क्या कहता है, कॉस्ट इन्फ्लेट होगी, ये आर एक्सपेक्टेड टू गो अप बाय 12% पर ईयर ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब जब तुमने सवाल शुरू करना है, यूनिट्स तो है कोई नहीं, तो कहाँ से शुरू करोगे, रेवेन्यूज, ऑपरेटिंग कॉस्ट, और बात आगे चलाएंगे। अब रेवेन्यूज को जब तुमने इन्फ्लेट करना है तो कैसे करोगे, ये देखो, ये पहला कैश फ्लो है 2 लाख का, लेकिन ये आज की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है। जब तुम इसको पहले ईयर में प्लेस करोगे, क्योंकि तुमने क्या लेनी है, नॉमिनल कैश फ्लो, तो 2 लाख को 7% से इन्फ्लेट करोगे। अच्छा, इसी तरह से मैं आगे चलता हूँ, मैं 2.5 लाख पे आ जाता हूँ। ये तीसरे साल का कैश फ्लो है ये तीसरे साल का, लेकिन ये आज की प्राइस की टर्म्स में है। जब तुमने इसको प्लेस करना है थर्ड ईयर में, तो कैसे प्लेस करोगे बताओ, पावर 3, बिल्कुल। तो अब ये देखो, इस सिचुएशन से हट के है, इसमें तो एक प्राइस तुमने बेस पे ली थी, उसको इन्फ्लेट करते चले गए थे, जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आती थी उसको फिर इन्फ्लेट कर देते थे, फिर इन्फ्लेट कर देते थे, क्योंकि वहां यहाँ पे एक बेस वैल्यू थी और बेस वैल्यू में इंक्रीमेंट्स लगाते जाना। यहाँ पे वो मामला नहीं है, यहाँ पे उसने हर साल का कैश फ्लो अलहदा दे दिया है, लेकिन रियल टर्म्स में। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जब उसको अपने रिस्पेक्टिव ईयर में प्लेस करोगे, तो उस पर उतने सालों का इन्फ्लेशन बिल्ट इन करना है। लाइक वाइज ये 5वां जो रेवेन्यू है 1 लाख का, जब इसको 5वें साल में प्लेस करोगे तो 1 लाख इंटू 1.07 रेज पावर 5, ठीक हो गया। चलें, इसी तरह से आपने रनिंग कॉस्ट के साथ भी करना है। मशीन के बारे में क्या कहता है एंड पे, ठीक है जी। तो ये टुडेज प्राइसेस पे डिस्पोजल वैल्यू कितनी होगी, 20,000। तो कुछ कहता है इसके बारे में, 5%, 5 साल से इन्फ्लेट करोगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16 है। क्या अप्रोच यूज होती है, क्या सीखी हुई है, मनी कैश फ्लोज एंड मनी डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट ये मनी है, नॉमिनल है, एज्यूम करेंगे सर, उसने यही कॉस्ट ऑफ कैपिटल कह के खामोश, डिस्काउंट रेट कह के खामोश, एज्यूम करेंगे यही नॉमिनल है। सर एनपीवी निकालनी है आपने, ठीक है जी। सोल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा। पिछली होम असाइनमेंट्स हो गई थी, वो तो छोटी सी थी, वो था ही कुछ नहीं। चलें, मिटा दूं,
ले सर, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करते हैं, एक और फीचर ऐड करते हैं अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मॉडल में, और वो है टैक्स। ठीक है जी, तो हम कोई बिजनेस करें, टैक्स वाले ना पहुँचें, कैसे हो सकता है? वो तो पहले पहुँचेंगे, सर आपने बिजनेस शुरू किया तो बिस्मिल्लाह हमारी जेबें भी भरें। ठीक है जी, तो सर जब टैक्स इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो हमारे मॉडल की शक्ल क्या होगी, आइए ज़रा इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं थोड़ी सी बात करूं इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मॉडल में भी टैक्स की कैलकुलेशन इम्पैक्ट्स ऑलमोस्ट उसी तरह से हैं जैसे आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स की एप्लीकेशन देखते हैं, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे भी एप्लीकेशन नज़र आएंगी। तो बस उन उसूलों को आपने अपने जहन में रखना है। तो आई थिंक सो टैक्स प्रैक्टिसेस सब पढ़ रहे हैं साथ साथ, या पढ़ रखा है आपने? पहले पढ़ लिया, सबने पढ़ लिया? कोई ऐसा हो जिसने नहीं पढ़ा हो? कोई? चलो बस गुड हो गया। लेकिन अगर ना भी पता होता तो इतना कोई मसला नहीं था, सिर्फ मैं क्योंकि रिलेट आप इजीली कर लोगे कि जो वहाँ पे चीज़ें हैं वैसी ही चीज़ें यहाँ पे होंगी। लेकिन ये चीज़ जहन में रखनी है, आपने टैक्स एक्सपर्ट नहीं बनना, ना आपसे एक्सपेक्टेड है। जो भी रेट्स आपको गिवन होंगे आपने उस हिसाब से कैलकुलेशंस करनी है, ना आपने उधर फन्ने खां बनना है कि जी तुम मुझे बता रहे हो जी कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% है, मुझे पता है, मैं कल पेपर दे के आया हूँ 29% चल रहा है। जो उसने देना है रेट बेटा आपने वही अप्लाई करना है। अभी डेप्रिसिएशन भी आने लगे हैं, वो भी अब एक देखेंगे इसका इम्पैक्ट क्या है हमारी वर्किंग्स के अंदर। तो यू आर नॉट अ टैक्स एक्सपर्ट वाइल यू आर सिटिंग इन दिस पेपर, आप एमएफए के कैंडिडेट हैं, तो जो भी चीज़ें, जो भी गाइडेंस उसने आपको सवाल में देनी है, आपने उसी स्कोप में रह के काम करना है। चलें, अच्छा मुझे एक बात का जवाब दो, नॉर्मली तुम जब टैक्स कैलकुलेट करते हो तो क्या हम इसी स्ट्रक्चर के आदी नहीं होते? ऐसे होते हैं ना, यानी कि मैं पहले टैक्सेबल इनकम्स पकड़ लेता हूँ, फिर उसमें से जितने डिडक्टेबल एक्सपेंसेस हैं, जो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस है वो मैं माइनस कर देता हूँ, या टैक्सेबल एक्सपेंडिचर्स, और फिर मैं पीबीटी निकाल लेता हूँ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर इस पे टैक्स अप्लाई करता हूँ ताकि पैट कैलकुलेट किया जा सके। ठीक है जी। अच्छा इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, चूंकि हम आदी होते हैं कि एक ही लाइन आइटम पे इकट्ठा टैक्स रेट अप्लाई करके कैलकुलेशन करो और आगे निकल जाओ। टेक्निकली स्पीकिंग ये पता क्या होता है आपकी इस पूरी सिचुएशन के अंदर, बेटा जो आपकी टैक्सेबल इनकम्स होती हैं ये अट्रैक्ट करती हैं टैक्स एक्सपेंस, और आपके जो टैक्सेबल एक्सपेंसेस होते हैं ये अट्रैक्ट करते हैं टैक्स सेविंग्स। मुझे नहीं पता आपने इस मद में पहले कभी डिस्कशन की है या नहीं, लेकिन वैसे आपको बता रहा हूं कि असल में ये कहानी होती है। इनको क्यों कहते हैं टैक्स सेविंग्स? इसके ऊपर ये जो टैक्सेबल एक्सपेंसेस हैं इसके ऊपर टैक्स सेविंग्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि ये रिड्यूस कर रहे हैं उस इनकम को जिस पे आपका टैक्स अप्लाई होना है। सो इन अदर वर्ड्स दे क्रिएट टैक्स एक्सपेंसेस जो आपने पे करने हैं, दे क्रिएट सेविंग्स फॉर यू, टैक्स सेविंग्स। ठीक है जी। अच्छा जब हम लोग बेटा ये कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ये पीबीटी निकाल रहे होते हैं, मुझे बताओ इसके अंदर डेप्रिसिएशन होती है? नहीं होती। हाँ, टैक्स वालों के इतबार से सोचो ना, टैक्स वाले क्या करते हैं, अलाउ करते हैं डेप्रिसिएशन है? हाँ वो नहीं करते, लेकिन टैक्स वाले अलाउ तो करते हैं ना। हमारा स्केड्यूल है प्रॉपर, कौन सा स्केड्यूल है? चलो जाके देख लेना, जो हमारा डेप्रिसिएशन का स्केड्यूल है उसमें उन्होंने क्या रेट्स नहीं मेंशन किए हुए। WDV पे रेट्स अवेलेबल है, प्लांट का भी है, बिल्डिंग का है, फिर प्लांट मशीनरी का है, मेरा ख्याल है उसके बाद फिर कंप्यूटर इक्विपमेंट, इस तरह की सारे मौजूद हैं। वैसे रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। तो सर यहाँ पे आप टैक्स अलाउएबल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं और फिर पीबीटी कैलकुलेट करते हैं, फिर टैक्स निकालते हैं और फिर पैट। मसला ये है कि हम टैक्स की हम कोई किसी की टैक्स रिटर्न तो फाइल कर नहीं रहे, हम तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में एक मसला ये है कि डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या है? शिर्क, बिदअत, हराम। हमने नहीं लेना उसको अपने। क्यों नहीं लेना? क्योंकि वो नॉन कैश आउट है, नॉन कैश है। लेकिन इसका एक मसला है, टैक्स सेविंग क्या करें? क्योंकि डेप्रिसिएशन क्या हमें टैक्स सेविंग नहीं क्रिएट करके देगी? क्या उसकी वजह से हमारे टैक्स के जो कैश फ्लो है, जो हमने टैक्स पे करना है, क्या वो कम नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अभी हम जो बात करने लगे हैं वो पता है किस चीज की करने लगे हैं? कि अब हमारे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मॉडल में टैक्स का कैश फ्लो आने लगा है कि भाई हमने हर साल अपने जो प्रॉफिट्स अर्न कर रहे हैं उसके ऊपर हमने टैक्स नहीं पे करना। तो क्या वो कैश फ्लो नहीं है हमारे मॉडल का? सर इंक्रीमेंटल कैश फ्लो है। तो डेप्रिसिएशन को हम ले नहीं सकते अपने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल मॉडल में क्योंकि नॉन कैश आइटम है। लेकिन मुसीबत ये है कि डेप्रिसिएशन पे हमारा टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स सेविंग अलाउ करता है, एक्सपेंडिचर है और ये अलाउएबल एक्सपेंडिचर है। तो इसके साथ फिर क्या किया जाए, कैसे इसको ट्रीट करें? क्योंकि इसकी वजह से हमें टैक्स सेविंग मिलनी है, जिसकी वजह से हमारा टैक्स की पेमेंट का कैश फ्लो क्या होगा बेटा? कम। तो इसको ट्रीट करने के लिए दो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अकॉर्डिंगली आप दोनों में से जो मर्जी फॉलो कर सकते हैं, दोनों से जवाब बराबर आता है। आई कैप ज्यादातर ये मेथड यूज करता है,
लेकिन हम मेथड 2 यूज़ करेंगे। मेरे मुताबिक ये इजी है, चीज़ें सेपरेट और क्लियर रखता है। ये मेरे नज़दीक ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। BFD में जाते हैं तो आपको मिक्सचर मिल जाता है दोनों के सॉल्यूशंस का। अगेन रिपीटिंग, दोनों से आंसर बराबर आता है। ठीक है जी, मैं आपको से दोनों शेयर कर लेता हूँ, इसलिए बताया कि आपको सॉल्यूशंस अक्सर इस अंदाज में मिल रहे होंगे, मैं इस अंदाज में कर रहा हूँ, आंसर्स मैच कर रहे होंगे। तो आपने अगेन, मैं जैसे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में बच्चों से बात करता हूँ कि बेटा एक सवाल को करने के एक नहीं काफ़ी मेथड्स होते हैं, तो आपने किसी एक मेथड को चुनना होता है और आपने उसी अंदाज में करने होते हैं। एग्जामिनर के जो सॉल्यूशंस हैं आपने उसको अपने जहन पे हावी नहीं करना होता कभी भी। हाँ, सॉल्यूशंस को इसलिए ज़रूर यूज़ किया करें कि आप अपने आंसर्स को टैली किया करें, वो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मेथड्स मल्टीपल होते हैं किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस करने के, MFA में, कॉस्ट में। हाँ, व्हेन यू टॉक अबाउट FAR1, व्हेन यू टॉक अबाउट इंट्रो, ठीक है, वहाँ पे स्टैंडर्ड्स हैं, उन्हीं को कंप्लाई विद करना होता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या कैसे हैंडल करेंगे। मेथड 1 क्या कहता है? ये कहता है, ये मैंने पहले साल के सिर्फ कैश फ्लोज बनाए हैं, ठीक है, ये इसलिए मैंने ईयर 1 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है। हर साल क्या होगा, देखो तुम टैक्सेबल इनकम्स पकड़ोगे, मतलब सेल रेवेन्यूज, फिर लेस करोगे क्या, सारे टैक्सेबल एक्सपेंसेस, मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी, उसमें सब कुछ है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स भी निकल गए, फिक्स्ड कॉस्ट भी निकल गई। और इसमें बेटा क्या शामिल है साथ, डेप्रिसिएशन, जैसे तुम नॉर्मली करते हो गया, क्या निकल आया, पीबीटी निकल आया। अब इसके ऊपर क्या लगा दो, टैक्स, फिर क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। लेकिन हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे भाई, हम तो डेप्रिसिएशन को एज अ कैश फ्लो कंसीडर कर गए हैं ऊपर। वो क्यों कंसीडर किया, ताकि जितने भी एक्सपेंसेस हैं उस पर टैक्स का इंपैक्ट इकट्ठा ही निकल जाए। मैंने सारी इनकम्स और सारे ही एक्सपेंसेस पे इकट्ठा एक ही दफा में टैक्स इंपैक्ट कैलकुलेट कर लिया और पैट कैलकुलेट कर लिया। लेकिन मुझे तो सर नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज चाहिए। तो सर ये डेप्रिसिएशन ऊपर सिर्फ इसलिए माइनस की थी कि टैक्स कैलकुलेट हो जाए, अब इसको वापस ऐड बैक करें। ठीक, एक दफा ऊपर लेस किया, यहां पे ऐड बैक करें। क्यों सर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल हो रही है, नॉन कैश आइटम्स को कोई अहमियत नहीं दी जाएगी हमारे मॉडल के अंदर। सो आई हैव एडेड बैक द डेप्रिसिएशन। जब पैट में डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाती है तो बेटा यही पैट किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑपरेशनल कैश फ्लोज में। अभी कुछ देर पहले बात कर रहा था, हम यही एज्यूम करते हैं कि हमारा प्रॉफिट और ऑपरेशनल कैश फ्लोज में नॉन कैश आइटम्स का ही फर्क होगा। जब नॉन कैश आइटम से हम अपने पैट को एडजस्ट कर देंगे तो वही चीज़ क्या बन जाएगी, नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज, और ये आफ्टर टैक्स है, क्योंकि टैक्स का इंपैक्ट आप ले चुके हैं। इस पॉइंट से कोई डिसएग्रीमेंट तो नहीं है। वैसे ही है जैसे तुम कैलकुलेशंस करते थे, फर्क ये है आप दोबारा एंड पे डेप्रिसिएशन ऐड बैक करोगे और वो चीज़ बन जाएगी नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज, लेकिन आफ्टर टैक्स। और फिर उसके बाद ऐसे ही है कैपिटल आइटम्स की एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में जैसे हम करते हैं। तो ये 1 साल है सर, अगर 5 साल का होराइजन है तो हर साल में यही हरकतें कर रहे होंगे। ठीक है जी, ये मेथड 1। मेथड 2 पे चलें। सर मेथड 2 में क्या है, टैक्सेबल इनकम्स वैसे ही पकड़ेंगे, उसके बाद लेस क्या करेंगे, सारे टैक्सेबल एक्सपेंसेस, लेकिन डेप्रिसिएशन को नहीं लेना। क्यों नहीं लेना सर, नॉन कैश आइटम है, इसको साइड पे करें। ठीक, तो इसके नतीजे में क्या सीधे ही क्या निकलेगा, नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज, लेकिन बिफोर टैक्स, अभी टैक्स का कोई इंपैक्ट नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसको मैंने ए कहा है, इसके ऊपर टैक्स एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक, और एक अलग लाइन आइटम हम इंट्रोड्यूस कर देंगे और वो क्या होगी, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। और इसको बेटा हम वर्किंग में जाके कैलकुलेट करेंगे। उस वर्किंग से हम डेप्रिसिएशन पहले हर साल की निकालेंगे और हर साल की डेप्रिसिएशन के ऊपर क्या ले लेंगे, टैक्स का इंपैक्ट यानी टैक्स सेविंग्स, और हम यहां पे प्लेस कर देंगे। तो ये देखें यहां पे टैक्स की जो एडजस्टमेंट है वो 2 लाइन आइटम्स में टोटल हमारे पास आ रही होगी। ये जो हमारे नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज बिफोर टैक्स हैं उसके ऊपर टैक्स एक्सपेंस, और फिर उसके बाद जो डेप्रिसिएशन है क्योंकि हमारा वो डिडक्टेबल एक्सपेंस है उस पे टैक्स सेविंग वो ऐड होगी। इट इज अ बेनिफिट, टैक्स सेविंग इज अ बेनिफिट। तो सर ये दोनों स्टेप्स में 2 लाइन आइटम्स में टैक्स की एडजस्टमेंट हो गई। अब इसी नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज बिफोर टैक्स को मैं क्या बोलूंगा, नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। इसके बाद अगेन कौन से वही स्टेप्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले। तो इसमें हमने कोई डेप्रिसिएशन को अहमियत नहीं दी इस बेस पे कि सर ये तो हमारी क्या है, नॉन कैश आइटम। हाँ इस पे टैक्स सेविंग है सर, इसको अलग लाइन आइटम रखें नीचे और इसकी वर्किंग अलग ले जाएं। वर्किंग हमें खैर यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे वर्किंग क्या है, वर्किंग में सिर्फ डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट होंगी इसके अंदर। ठीक है, लेकिन बहरहाल छोड़ दें, मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस किया है ताकि आपके जहन में हो, हमने सर फॉलो इसको करना। ठीक है जी, इसके कॉन्सेप्ट में कोई मसला है तो बताएं अभी सिर्फ इसके समझने में, क्योंकि अब अप्लाई करते हैं हम सवाल के ऊपर। लिखने की इसलिए ज़रूरत नहीं है
कि ये हमें थ्योरी में मिल जाएगा। आए सर पेज नंबर 13 पे आए। लेकिन हाँ, ये दो की आप स्क्रीनशॉट बेशक ले लो, इन दो की ले लें, क्योंकि यहाँ पे ये मैंने स्किप कर दिया, लेकिन थ्योरेटिकली मैंने चीज़ें मेंशन की हुई हैं। पेज नंबर 13 में टैक्सेशन इम्पैक्ट, तो क्या फरमा रहा है जी, किस हिसाब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के हिसाब से कैलकुलेशन होंगी, तो टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम्स लेस टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस, ये यही नोट मैंने मेंशन किया हुआ है कि इनकम्स क्या अट्रैक्ट करती हैं और एक्सपेंसेस क्या अट्रैक्ट करते हैं। तो ये वही बातें हैं, इसको आप खुद से जाके पढ़ लीजिएगा। नोट में बताया हुआ है कि डेप्रिसिएशन आप इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे क्योंकि वो नॉन कैश आइटम है। हाउएवर इट्स टैक्स इम्पैक्ट विल बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मॉडल, क्योंकि डेप्रिसिएशन इज टैक्स डिडक्टेबल एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आगे। अब जब डेप्रिसिएशन और टैक्स इनकॉर्पोरेट हो गया है तो अब मॉडल की शक्ल क्या होगी, मैंने हाईलाइट कर दिया है कि जो 3 नई लाइन आइटम्स हैं वही स्ट्रक्चर, वो देखो नीचे देखो, सेल्स, सारे वेरिएबल खर्चे, सारे फिक्स्ड खर्चे, और ये क्या बन गया, नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज बिफोर टैक्स। अब टैक्स की 2 एडजस्टमेंट्स होंगी और फिर वो क्या बन जाएगा, नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, यानी कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टैक्स इम्पैक्ट आपकी बस 3 नई लाइन आइटम्स इंट्रोड्यूस हुई हैं। आगे वही कैपिटल कॉस्ट, नेट कैश फ्लोज, डिस्काउंटिंग एंड देन कैलकुलेटिंग प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है जी। और सर अब ज़रा स्ट्रेट अवे सवाल पे नहीं जाते, क्योंकि अभी हमने थोड़ी सी बात करनी है डेप्रिसिएशन के ऊपर। हमें टैक्स वाले क्या अलाउ करते हैं, कौन सी डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन, WDV। तो सर आए देखते हैं कि क्या हमें करना होगा एक सवाल के अंदर। अगर WDV भी कह दे कि WDV का रेट ये है और फिर साथ ये भी कह दे कि स्ट्रेट लाइन भी फॉलो हो रही है, या बिल्कुल ही खामोश हो जाए, या WDV के रेट्स दे दे, स्ट्रेट लाइन की बात ना करे, सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करे, WDV के रेट्स ना दे, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। पहली बात तो ये है कि हम इस पे जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन और टैक्स का इम्पैक्ट, ये सवाल के ज़रिए से सीखेंगे। हम सिर्फ अभी ये पढ़ने लगे हैं कि हमें सवाल में किस तरह से एक डेप्रिसिएशन मेथड को फॉलो करना है, WDV को फॉलो करना है या स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है। तो सर 2 डेप्रिसिएशन मेथड्स होंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस या स्ट्रेट लाइन। तो सर रूल्स क्या हैं, कैसे पढ़ना ज़रा। एक बात तो ये तय है, जैसे अभी सवाल करके आए, कहीं डेप्रिसिएशन था उसमें, तो सब छोड़ दे। खुद से कोई धक्के से कोई डेप्रिसिएशन नहीं करके आनी, उसने कोई नहीं दी हुई सवाल में, तुमने कहा मैं कल टैक्स का पेपर दे के आया, मुझे पता है प्लांट एंड मशीनरी पर 10% अलाउ हुआ था डेप्रिसिएशन, ना, ये काम करना ही नहीं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये कैपिटल अलाउंस भी एक वर्ड है आपका, या नॉर्मल अलाउंस हम यूज़ करते हैं, ऐसा ही है ना, नॉर्मल अलाउंस का वर्ड यूज़ होता है WDV मेथड में, अगर आपको उसने रेट प्रोवाइड करना है तो कैपिटल अलाउंस, नॉर्मल अलाउंस, WDV रेट्स, ये कुछ टर्म्स हैं जो कि इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं, जो कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन को, WDV बेस्ड डेप्रिसिएशन रेट को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो अगर कह रहा है, अगर सिर्फ सवाल में डेप्रिसिएशन का रेट या कैपिटल अलाउंस का रेट या नॉर्मल अलाउंस कह लें, उसका रेट गिवन है, तो ठीक है, WDV मेथड ही यूज़ होगा, अंडरस्टूड सी बात है। फिर क्या कहता है, सर सवाल में अगर कहता है कि जी ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट है ना, इसका WDV का रेट ये है, यानी कैपिटल अलाउंस का रेट ये है, एंटिटी स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन यूज़ कर रही है, तो सर हम क्या करेंगे, WDV क्या बात की थी अभी, हम जो टैक्स की कैलकुलेशन है वैसे ही करेंगे जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में की जाती है। वो तो एंटिटी यूज़ कर रही है, जब उसने अपने फाइनेंशियल्स बनाने होते होंगे तो डेप्रिसिएशन वो कैलकुलेट करती होगी स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, लेकिन हम तो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कर रहे हैं, तो हमें WDV मेथड ही यूज़ करना होगा। फिर क्या कहता है, सवाल में कोई WDV के रेट्स नहीं है, सिर्फ उसने कहा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन यूज़ होती है, कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि हम भी क्या करें, स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन यूज़ कर लें। और स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन तो बिल्कुल ही आसान है, तो इसलिए कभी टेस्ट नहीं होती। ठीक है जी, एक दफ़ा हुई है, एक दफ़ा हुई थी, लेकिन वैसे नहीं होती। जी क्या कहते हैं फिर, ऐसा भी हो सकता है, दो एंटिटी भी WDV वाला मेथड फॉलो कर रही है, लेकिन टैक्स वाले भी एक रेट ऑफर कर रहे हैं, ये तो हो सकता है ना। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन रेट WDV वाला अलग हो सकता है, टैक्स डेप्रिसिएशन रेट अलग हो सकता है, आपने कौन सा लेना, टैक्स डेप्रिसिएशन रेट।
तो अभी खैर हम एडवांस लेवल पे नहीं पहुंचे, हमें बाज़ औक़ात ना डेप्रिसिएशन की वैल्यूज़ मिलेंगी अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के हिसाब से। तो ऐसा होना हो सकता है हमें कैलकुलेशन करनी पड़े कि अकाउंटिंग वाली डेप्रिसिएशन निकालनी पड़े और फिर एडजस्ट करना पड़े टैक्स डेप्रिसिएशन को। लेकिन कॉन्सेप्ट बस ज़हन में होना चाहिए कि किसको अहमियत है, किसको फोकियत है, टैक्स डेप्रिसिएशन वाले को। अच्छा, फिर प्लेसमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। क्या कहता है कि सर नॉर्मल एजम्पशन क्या होती है बेटा कि जिस साल का कैश फ्लो है उसी साल में ही उसका टैक्स का इम्पैक्ट बतौर कैश फ्लो दिखाया जाएगा, यानी कि टैक्स कैश फ्लो विल बी प्लेस्ड इन द ईयर टू विच इट रिलेट्स, इट इज़ द नॉर्मल एजम्पशन। यही पहले पॉइंट में लिखा हुआ है, ये नॉर्मल एजम्पशन होगी। यानी अगर वो खामोश भी है तो आपको इसमें परेशान नहीं होना, आपने यही एज्यूम करना है कि पहले साल का कैश फ्लो है, इसका टैक्स का कैश फ्लो कहाँ आएगा, उसी साल में। अच्छा, लेकिन उसके पास पूरी ताकत है क्या कहने में, पॉइंट नंबर 2 पढ़ें। पहले में तो यही कहता ना प्लेसमेंट में कि इन द सेम ईयर टू विच दे रिलेट, और इन द ईयर नेक्स्ट टू ईयर टू विच कैश फ्लोस रिलेट। बिल्कुल, ये वर्ड कह सकता है कि द कंपनी पेज द टैक्स इन एरियर्स। एरियर्स एक अंदाज होता है कहने का कि आप डिले से पे कर रहे हैं। इसमें भी हमारी एक छोटी सी गुफ्तगू आगे चल के होगी कि टैक्स की ज़ुबान में एरियर्स का वर्ड, इसका मतलब डिफरेंट होता है। वैसे किसी कैश फ्लो के बारे में एरियर्स का वर्ड यूज़ हो तो उसका मतलब डिफरेंट होता है, ठीक है, अभी आगे चल के बात करेंगे। तो सर ये जो एरियर्स वाला मामला है ना कि टैक्स एक साल डिले, यानी कि क्या मतलब है कहने का कि सर पहले साल का कैश फ्लो है ये यहाँ से बात करते हैं, ये हमारा पहले साल का कैश फ्लो है, इसका बेटा जो टैक्स का इम्पैक्ट है वो कहाँ प्लेस होगा, इन ईयर 2। जो ईयर 2 का कैश फ्लो है उसका टैक्स का इम्पैक्ट ईयर 3। अगर आपका बेटा इन्वेस्टमेंट होराइजन 4 साल का है तो चौथे साल का कैश फ्लो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाएगा, ईयर 5 में। तो जहन में रखें आप, अगर टैक्स एरियर्स में है और इन्वेस्टमेंट होराइजन 4 साल का है, आपने कितने कॉलम खींचने हैं, 5, यानी एक ऐड कर लें 0 के लिए तो 6, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ नहीं होगा सवाए क्या, टैक्स का इम्पैक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर्स कैश फ्लो। तो ये बात उसने की है। और एंड पे क्या कहता है, जब कुछ मेंशन नहीं है एज्यूम क्या करना है कि टैक्स कैश फ्लो शैल बी प्लेस्ड इन द सेम ईयर इन विच दे रिलेट। तो एरियर्स वाला काम सिर्फ तब करना है जब स्पेसिफाइड हो, ठीक है जी। अगला पॉइंट अभी रुकें, अभी नहीं आगे जी। एनी क्वेश्चन करें शुरू एक सवाल पे, चलें आए जरा क्वेश्चन बैंक में, पेज नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ें जल्दी से। कोई इतना डाटा नहीं है सवाल के अंदर, छोटा सा तो सवाल है। क्या कहता है, कहता है इन्वेस्टमेंट आज कितनी करनी है, एसेट में 80,000 की, प्रोजेक्ट से जो कैश फ्लोज जनरेट होंगे ओवर द ईयर्स वो खुद ही उसने बना के दे दी हैं। तो देखें, जब सवाल अगेन मैं जो हमेशा बात करता हूँ, अब ये सवाल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम डेप्रिसिएशन और टैक्स आराम से सुकून से समझ सकें। सारी कॉम्प्लेक्सिटीज उसने निकाल दी हैं, सिर्फ फोकस किसके ऊपर है, ताकि इस चीज़ को समझें कि डेप्रिसिएशन से क्या इंपैक्ट आएगा। अब ये इसके बाद अगर मैं खोते जितना सवाल बड़ा सा करवा दूँ जिसमें और भी इतनी चीज़ें हों तो वो तो वैसे ही बेचारा शेडो हो जाता है जो तुम समझने लगे हो। तो छोटे सवालों की बेटा बड़ी अहमियत है, मैं बताऊँ, इलस्ट्रेशन ही कॉन्सेप्ट बिल्ड करती हैं, ताकि जब उसके बाद जब ये सारे टूल्स तुमने अंडरस्टैंड कर लिए, समझ लिए, छोटे छोटे सवालों से उसको अप्लाई करके देख लिया, अब बड़ा सवाल पकड़ेंगे, कॉन्फिडेंस भी अच्छा होगा, हर चीज़ को तुम अलग-अलग स्टैंड अलोन ट्रीट कर सकोगे एक बड़े सवाल के अंदर। तो देखो, कैश फ्लोज उसने खुद बने बनाए दे दिए सारे, नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज। फिर कहता है कि अलाउएबल इनिशियल अलाउंस, सर ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने वाला। करता है अलाउ टैक्स वाले हमें कुछ इनिशियल अलाउंस, होता है ना, तो सर यहाँ भी ऐसा हो सकता है। अगेन वो कहेगा तो आपने लेना है, और उस रेट पे जो रेट उसने कहना है आपने वही लेना। तो यहाँ पे उसने कहा है कि सर ये जो अलाउएबल इनिशियल अलाउंस है वो है सर 25%, और नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी है वो कितनी है 10%, WDV मेथड है।
टैक्स ऑन प्रॉफिट्स पेएबल है 32%, एक्सपेक्टेड है कि स्क्रैप वैल्यू होगी 20,000 एट द एंड ऑफ ईयर 4, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 9% है, एनपीवी निकालें। इन्फ्लेशन कहीं नजर आ रही है? क्या एज्यूम करेंगे? सब नॉमिनल है, सब माया है जी। चलें सवाल नंबर 16, वो मिटा दूं? चलें, टैक्स एरियर्स में तो नहीं है, तो अकॉर्डिंगली 4 सालों का होराइजन बनाना है। क्वेश्चन नंबर 16 जी। जी कहां से शुरू किया जाए? कैश फ्लोज सीधा सीधा दिया हुआ है और ये बिफोर टैक्स है, ठीक है। नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बिफोर टैक्स, लेट्स प्लेस दीज वैल्यूज 50, 40, 20, 10। जी क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? ऑपरेशनल कैश फ्लोज। अब तुम्हारे ज़हन में क्या होना चाहिए कि इसको, अब चूंकि टैक्स पढ़ चुके हो, कि अब तुमने ऑपरेशनल सेक्शन को ना आफ्टर टैक्स तक पहुंचा के आना है, ठीक। तो सर ये अभी तो बिफोर टैक्स है, टैक्स की एडजस्टमेंट्स होनी है। हमने क्या सीखा है? 2 लाइन आइटम्स में एडजस्ट किया जाएगा। इसको अगर मैं ए बोलता हूं तो सबसे पहले ए के ऊपर बेटा कैलकुलेट करो टैक्स ऑन ए, ठीक है जी। सीधा सीधा सा काम है। रेट कितना देता है? 32%। सर एट द रेट ऑफ 32% जरा कैलकुलेट करते जाए और मुझे बताते जाए। 16,000, नेक्स्ट सॉरी 12,800, 6,400 और 3200। अच्छा ये मुझे बताओ कि इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल होगा? ये जो मैंने अभी वैल्यूज ली हैं कैसे? यहाँ पे उसने मेंशन किया है ये ऑपरेशनल कैश फ्लोज है। कैश फ्लो होते ही वो है जिसमें नॉन कैश आइटम्स नहीं होती, ठीक है। चलें, टैक्स हो गया। उसके बाद हमने क्या सीखा है कि टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन वो हम ऐड कर देंगे। और मैंने क्या कहा है कि ये कहाँ करेंगे? वर्किंग में। आए सर वर्किंग में ही सीखते हैं कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है डेप्रिसिएशन और इस पे टैक्स सेविंग कैसे लेनी। जी लेट्स प्रिपेयर द वर्किंग। अच्छा सजेस्टेड है कि यहाँ पे अच्छा है अगर कैपिटल कॉस्ट जो आपने इनकर करनी है वो लिख लें, ताकि आपके पास एक रेफरेंस आ जाता है, इजीली आप कैलकुलेट कर लेते हो। डाटा कह लें यहाँ प्लेस हो जाता है, वरना इट्स नॉट अ कंपल्शन। कितनी कैपिटल कॉस्ट है शुरू में जिसके ऊपर तुमने ये टैक्स की और डेप्रिसिएशन की वर्किंग करनी है? 80,000। चलें, अब यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाया जाता है, ये डेप्रिसिएशन और लॉस। अभी मैं इस पर करता हूँ डिस्कशन, फिर टैक्स सेविंग हो जाएगी, फिर उसके बाद WDV का एक कॉलम, ठीक है जी। जितने तुम्हारे साल हैं उतना इन्वेस्टमेंट होराइजन, इन्वेस्टमेंट तो नहीं मतलब होराइजन बना लिया जाएगा। कितने साल हैं? 4 साल हैं। तो हम पहले साल से शुरू करेंगे, क्योंकि ज़ीरो तो हम वहाँ पे इसलिए बनाते हैं कि हमने कुछ इन्वेस्टमेंट्स लेनी होती हैं, वरना हमारा पहला साल ऑपरेशन का ईयर 1 ही होता है। ज़ाहिर है डेप्रिसिएशन वगैरह उसके मामला भी ईयर 1 से शुरू होंगे। चलें तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ईयर। अब देखो तुमने इनिशियल अलाउंस लगाना है सबसे पहले और उसके बाद नॉर्मल अलाउंस। जैसे तुम कैलकुलेट करते हो करो ज़रा कैलकुलेट। 25% ऑफ 80,000 करें ज़रा कैलकुलेट। 20,000। अच्छा अब इधर ही रुकें, 1 की वैल्यू फाइनलाइज ना करें। इसको माइनस किया तो 60,000 बच गया। तो 60,000 का कितना? 10%, 6,000, ठीक है। तो 20,000 प्लस 6,000 26,000 हो गया। अभी चूंकि पहला सवाल है तो चले मैं नीचे मेंशन कर देता हूँ। 20,000 प्लस, बल्कि नहीं सॉरी, ये 26,000 माइनस करोगे ना इसमें, बल्कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है 26,000। अच्छा इसका एक और तरीका है, वो ज़्यादा बेहतर है, उससे ट्रैक रह जाता है। आप 1 को रिपीट कर लें, इस तरह ना करें।
वो क्या होता है कि अगर इनिशियल अलाउंस है ना, तो अब फिर आप इसको डुप्लीकेट कर लें पहले साल को, कि जिसमें पहले इनिशियल अलाउंस प्लेस कर लें, फिर आप नॉर्मल अलाउंस ले लें। देखें 80,000 का पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनिशियल अलाउंस कर लो, कितना है 20%। चलें अब इसको यहाँ पे प्लेस करें तो ये कितना हो जाएगा, अच्छा 25% है, ओके ओके 25% है, तो ये कितना तुमने बताया था 20,000। 20,000 अब जब तुमने 20,000 को इसमें से माइनस किया तो 60,000, 60,000 का 10% नॉर्मल अलाउंस, तो ये कितना है 6,000। अब ओके, तो लेकिन अब बस ये जहन में रखना कि पहले साल का जो टोटल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है वो ये होगा। तो यही तरीका जहन में रखिएगा, मैं आगे बल्कि रिपीट भी करता जाऊंगा कि क्या इनिशियल अलाउंस तो नहीं है, अगर इनिशियल अलाउंस है तो पहले साल को रेप्लिकेट कर लेना, अगर नहीं है तो फिर एक दफ़ा। ठीक है, चलें बहरहाल, तो पहले साल का डन हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने का एक आसान तरीका है, दूसरा तो जहन में आता है, वो क्या है कि 80,000 में से पहले 26 माइनस करो, फिर उसका क्या करो 10%, फिर अगले साल का आएगा, फिर हर दफ़ा तुमने WDV कैलकुलेट करना है। इसका आसान तरीका ये है कि सर जो पहले साल का नॉर्मल अलाउंस आ जाता है ना, उसको आप 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगले साल का स्ट्रेट अवे क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। यानी कि अगर मैं ईयर 2 की बात करूं तो देखो पहले साल का नॉर्मल अलाउंस कितना है 6,000, 6,000 इंटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट, डेप्रिसिएशन रेट क्या है 10%, यानी कि इंटू 0.9। एग्रीड? ये कहां से आया 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट यानी कि 1 माइनस 0.1 इज इक्वल टू, ये आपने कब से काम करना है दूसरे साल से, ये आसान हो जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारे पास पहले ही आई होगी कैलकुलेटर पे, 6,000 मल्टीप्लाई करोगे किससे 0.9 से, वैल्यू बताओ 5400। ठीक है जी, अगेन इसको किससे मल्टीप्लाई करो 0.9, अगले साल की डेप्रिसिएशन आ गई, फिर करो 4374। ओके है जी, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि पहले 25% थी और उसके बाद 10% है। टैक्स रेट क्या है 32% है, ये आप ऊपर मेंशन कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए भी, वर्किंग भी ज़रा बेहतर रहती है। अच्छा, अब आखिरी स्टेप ये होगा कि जब बेटा आपने इस ये एसेट को डेप्रिशिएट कर ली है 4 सालों तक, अब 4 साल के एंड पे जरा WDV निकालो। WDV यानी क्या करोगे, 80,000 में से सारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है आपने। यहां पे आप मुझे बताएं, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ ईयर 4, 39। वेरीफाई कर लें जी, यही है। अब जरा सुन लें एजम्पशन क्या ली जाती है कि जब एक एसेट हम पूरा जो प्रोजेक्ट की लाइफ है जब गुजार लेते हैं तो यही एज्यूम किया जाता है कि ये जो सारी WDV है इसको हम बतौर टैक्स डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्लेम कर लेंगे और इसके ऊपर क्या मिल जाएगी, टैक्स सेविंग, क्योंकि इंक्रीमेंटल टू दिस प्रोजेक्ट है, हमने ये एसेट लिया ही इसके लिए था, तो एंड पे जो भी WDV बच जाएगी वो सारी एक्सपेंस आउट कर देंगे, यानी डेप्रिशिएट कर देंगे और उसकी टैक्स सेविंग हम क्लेम कर लेंगे। लेकिन एक छोटा सा मसला है आखिरी साल में, सर ये WDV है इसके ऊपर मुझे क्या मिल जाएगी, डेप्रिसिएशन कह लो, और इस पर टैक्स सेविंग मिल जाएगी, लेकिन आखिरी साल में एक डिस्पोजल प्रोसीड्स भी तो है। डिस्पोजल प्रोसीड क्या है, इनफ्लो, उसके ऊपर क्या पड़ना है, टैक्स एक्सपेंस। एग्री करते हैं? जब प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है एक WDV है जिसको हम सारे को एक्सपेंस मान रहे हैं अपना और उस पर टैक्स सेविंग ले रहे हैं, एग्रीड, लेकिन इस प्रोजेक्ट के एंड पे डिस्पोजल प्रोसीड्स हैं वो है इनफ्लो, उस पे पड़ना है टैक्स एक्सपेंस। तो इस चीज को हैंडल करने के लिए फिर हम पता क्या करते हैं, आखिरी साल में क्लोज करते हुए प्रोजेक्ट गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी WDV वर्सेस डिस्पोजल प्रोसीड्स, इससे पता चल जाएगा गेन ऑन डिस्पोजल है या लॉस ऑन डिस्पोजल है। सर अगर गेन ऑन डिस्पोजल होगा तो गेन बेनिफिट है, इस पे टैक्स एक्सपेंस पड़ेगा, अगर लॉस ऑन डिस्पोजल है तो लॉस एक्सपेंस है, इस पे टैक्स सेविंग मिलेगी। आए जरा इसको यहाँ पे हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। मैंने क्या कहा कि देखो एक वर्किंग करते हैं, ज्यादातर इन 90 to 95% केसेस में बेटा लॉस ऑन डिस्पोजल ही आ रहा होता है। सो लॉस ऑन डिस्पोजल कैसे कैलकुलेट होगा, WDV माइनस डिस्पोजल प्रोसीड्स। ये देखें ये WDV है जो कि अब हमारे लिए हम सारा क्या ले रहे हैं, इसको एक्सपेंस, इस पे क्या आनी है टैक्स एक्सपेंस। ये इनकम है तो इसके ऊपर क्या आनी है टैक्स सेविंग। तो इसको नॉक ऑफ कर लेना, दो अलग इफेक्ट लेने का क्या तुक है, दोनों ने इकट्ठे ही टाइम फ्रेम में एंड ऑफ द प्रोजेक्ट पे अराइज होना है, इनको नॉक ऑफ करें और लॉस या गेन कैलकुलेट कर लें। सर WDV कितनी है 39,366 माइनस डिस्पोजल प्रोसीड्स कितनी है
20,000। तो सर डिस्पोजल प्रोसीड्स कम रिसीव हो रही हैं, WDV ज़्यादा है, तो क्या ये लॉस ऑन डिस्पोजल नहीं है? लॉस ऑन डिस्पोजल ही है ना। और कितना बना? 19366। सो दिस इज लॉस। तो सर लॉस के ऊपर अगर मैं लॉस को C कह देता हूं तो सर टैक्स सेविंग क्रिएट होगी ऑन लॉस, और वो सर कैसे कैलकुलेट होगी? C इनटू क्या टैक्स रेट है? 32%। बताएं जी। 6197। तो सर इसके बाद बस एक लाइन आइटम लिख लें कि टैक्स सेविंग इन ईयर 4 इट ईयर 4, ठीक। टैक्स सेविंग इन ईयर 4 विल बी द समेशन ऑफ व्हाट? एक तो ये वाली टैक्स सेविंग जो कि अभी यहां तुमने कैलकुलेट करनी है, और एक ये देखो जरा इधर जरा टैक्स सेविंग्स कैलकुलेट करते जाओ। 32% ऑफ फर्स्ट ईयर बताओ, 26,000 का 32% करो, इसकी जरा टैक्स सेविंग्स कैलकुलेट करें। 8320। नेक्स्ट ईयर बताओ 54 1728। नेक्स्ट 13 तो 1400 ही होगा ना, 1400। तो देखो ईयर 4 में दो टैक्स सेविंग है, एक जो तुमने डेप्रिसिएशन ली उस पे टैक्स सेविंग, प्लस लॉस ऑन डिस्पोजल उस पे टैक्स सेविंग। कितनी बनती है? 6197। तो इन द लास्ट ईयर योर टोटल टैक्स सेविंग इज द समेशन ऑफ दीज टू टैक्स सेविंग्स। ये देखें, एक ये हो गई सर 1400 और एक ये 1400 प्लस 6197 कितनी बन गई? 7597। इसमें किसी को कोई इशू हो? दोबारा सुन लें, हमने क्या किया है? कैपिटल कॉस्ट पकड़ी, ये स्केड्यूल प्रिपेयर किया, बहुत बेशबहा सवाल होने हैं, ये पानी की तरह हो जाना तुम्हारा। सब मैंने देखा इनिशियल अलाउंस है तो मैंने फर्स्ट ईयर को रिपीट कर लिया। सर डेप्रिसिएशन पे कैलकुलेट करता चला गया, हर साल से डेप्रिशिएट किया, सारे साल गुजर गए। जब गुजर गए तो मैंने WDV कैलकुलेट कर ली, और जब WDV कैलकुलेट हो गई तो मैंने कहा एजम्पशन क्या होती है कि प्रोजेक्ट के एंड पे जो WDV बचती है सारी एक्सपेंस आउट, और उस पर क्या मिल जानी है? टैक्स सेविंग। लेकिन बात यह है कि प्रोजेक्ट के एंड पे इनफ्लो भी तो है एक डिस्पोजल प्रोसीड्स का, उस पर टैक्स एक्सपेंस पड़ना है। तो इन दोनों को नॉक ऑफ करवा के क्या कैलकुलेट कर लें? लॉस या गेन ऑन डिस्पोजल। तो मैंने क्या कैलकुलेट किया है कि लॉस है या गेन है, तो पता चला लॉस ऑन डिस्पोजल था, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया? डेप्रिसिएशंस हैं, इन पे टैक्स सेविंग्स कैलकुलेट कर ली, और आखिरी साल में एक लॉस ऑन डिस्पोजल है उस पर भी टैक्स सेविंग कैलकुलेट कर ली। तो जो आखिरी साल है उसमें टोटल टैक्स सेविंग क्या होगी? एक तो डेप्रिसिएशन जो ये है जो आखिरी साल की नॉर्मल है वो, और उसके अलावा जो लॉस ऑन डिस्पोजल है उस पे टैक्स सेविंग। सो दिस इज द टोटल टैक्स सेविंग ऑफ ईयर 4। बाकी हर साल की टैक्स सेविंग यही है, पहले साल की ये, दूसरे की ये, तीसरे की ये, लेकिन चौथे की जो होगी वो क्या होगी? जो डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग है प्लस लॉस ऑन डिस्पोजल पे टैक्स सेविंग है। आप पॉइंट क्लियर हो गए? चले, इसको अब क्या करना है? प्लेस करना है, और कुछ भी नहीं है, और हमारा ये एरिया वाइंड अप हो जाएगा। जी सर, वहां से वैल्यूज उठाते जाएं, प्लेस करते जाएं। 8320 प्लस में आएगा क्योंकि ये बेनिफिट है। 1728 1555। अब बचा दी होता है सीधी सीधी वैल्यूज उठाने का, सर आपने वो नहीं लेनी, वो वैल्यू लेनी है एंड वैल्यू। 7597। और सर रेफरेंस दे दें वर्किंग नंबर 1 का, दिया हुआ हमने, क्लोज कर दें। यही दो लाइन आइटम्स थी जो कि हमने सीखी है सवाल में। क्या बन जाएगा? नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। करो सर एडजस्ट इनको आपस में, वैल्यूज बताओ। नेक्स्ट 288। ओके, नेक्स्ट 'नेक्स्ट किसी को कोई डिसएग्रीमेंट हो? ओके है, चलें। नेट ऑपरेशनल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, ये हमारा फाइनल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ताकि इसके बाद क्या एडजस्ट हो जाए? कैपिटल आइटम्स। जी, कैपिटल कॉस्ट और डिस्पोजल वैल्यू। सर कैपिटल कॉस्ट कितनी है? 80,000 शुरू में आउटफ्लो आ जाएगा, एंड पे इनफ्लो कितना? 20,000। चलें, इसको क्लोज करते हैं ताकि नेट कैश फ्लोज कैलकुलेट हो जाए। सर बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें डिसएग्रीमेंट ये है कि अक्सर औकात ना यहाँ पे यूनिट्स आ जाएंगे, कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी। अब यूनिट्स तो रुपीज़ में नहीं है,
हालांकि आई क्या भी कभी कभी ऐसे कर देता है, ऊपर रुपीज़ लिख देता है एक ही दफ़ा, थले यूनिट्स भी आ रहे होंगे और भी, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि चलो अलग-अलग कर दें, कोई हर्ज नहीं है, आप ऊपर भी लिख सकते हो रुपीज़। चलें 42,000, 320, 28,000, 928, 15,155 टोटल करें तो 34,397। चलें बेटा डिस्काउंट करें, क्या फैक्टर है, रेट क्या है 9%। अच्छा अब हमारी प्रैक्टिस ये रहा करेगी कि मैंने बस यहाँ तक करके खामोश हो जाए करना है, आपने मुझे खुद डिस्काउंट रेट्स इधर प्लेस करके फैक्टर्स और ख़ुद एनपीवी आपने मुझे बताया करनी है, क्योंकि ये तो डिस्काउंटिंग ही है, ये तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। सो एनपीवी आप मुझे सर खुद बताएंगे, टेबल से रुजू करेंगे और फैक्टर्स प्लेस करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करके आप मुझे प्रेजेंट वैल्यूज़ दे देंगे। हाँ हाँ हाँ, किसकी, ये बात कर रहे हो, हाँ ये एक शॉर्ट कैलकुलेशन है, आप इसको वेरीफाई कर लेना खुद घर जाके कि पहले साल में देखो तुम्हारा 80,000 माइनस 20,000 माइनस 6,000 है, तो ये क्या बनता है 54,000। ठीक है, एक तरीका तो ये है, और अगले साल की डेप्रिसिएशन अगर निकालोगे दूसरे वाला जो तरीका है वो क्या है, इसका 10%, तो ये कितना बनता है 5400। दूसरा आसान तरीका क्या है कि यार फर्स्ट ईयर का सिर्फ क्या पकड़ो नॉर्मल अलाउंस, और वो कितना है 6,000, उसको 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां से भी क्या आ जाएगा 5400, वही चीज़ जो यहाँ से आई है। ये एक शॉर्टकट मेथड है। ओहो बेटा वही बात हो रही है, इनिशियल अलाउंस पे सारी टैक्स सेविंग मैंने पहले साल में ले ली है, इनिशियल अलाउंस और नॉर्मल अलाउंस दोनों पे टैक्स सेविंग ले ली है। सिर्फ अगले साल जो हमने जो नॉर्मल अंदाज देखो ना, नॉर्मल तरीके से अगर मैं कर रहा होता तो क्या मैं ऐसे ना कर रहा होता कि पहले साल मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर ली, डब्ल्यूडीवी निकाल लिया, अगले साल में जब तुमने लगाना है तो इनिशियल अलाउंस थोड़ी दोबारा लगाओगे, लगाते हो दोबारा, मुझे बताओ दूसरे साल में नहीं लगाते, क्या लगाते हो नॉर्मल अलाउंस। पहले साल में सिर्फ क्या था इनिशियल अलाउंस और नॉर्मल, और क्या आ गई डब्ल्यूडीवी। अगले साल तुमने क्या लगाना है, सिर्फ नॉर्मल अलाउंस लगाना है ना, अगले साल नॉर्मल अलाउंस लगाना है, तो वो मैं ऐसे ही कैलकुलेट करूंगा कि जो डब्ल्यूडीवी है उसका 10%, ताकि ये निकला है। तो यहां से अगर तुम डायरेक्ट निकालना चाहते हो तो ये एक तरीका क्या है कि पिछले साल जो पहला साल है उसका जो नॉर्मल अलाउंस आ रहा है उसके ऊपर स्ट्रेट अवे क्या अप्लाई कर दें 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट। तो इनिशियल अलाउंस तो बेटा इन एनी पर्टिकुलर केस वो होता ही पहले साल के लिए, वो दूसरे साल में थोड़ी जाता। ठीक है, चलें इसका एनपी मुझे बता दीजिएगा, आपकी अगली क्लास भी होगी। हाँ क्या जल्दी काम शैतान का होता है, टाइम असल में जो है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 19217, चलें इसको कल रिकंसाइल कर लेंगे जस्ट इन केस अगर प्लस माइनस हो गया।